अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अदनान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अहमद अदनान स्टोरीज़। और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट भी होती है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसका वो बेल आइकॉन जो है उसको दबाएं और उसको शेयर करें। तो हर दफ़ा जो प्रोग्राम हम करते हैं, इस दफ़ा हमारे जो सुनहरी अदीब हैं उनका नाम इश्तियाक अहमद साहब है। आप उनको जानते हैं। मेरे ख्याल अभी तक जितने भी राइटर्स जिनका प्रोग्राम हमने किया है, इन सब में से ज़्यादा आप इश्तियाक अहमद साहब को जानते हैं। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। मेरे साथ मेरी मुआवनत करते हैं डॉक्टर महराज सादत साहब। हम सब उनके फ़ैन थे और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा स्पेशली सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैंने शायद उनकी किताबें तो मैं डिस्कस कर ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा उनकी किताबें थी। तो मैंने, क्योंकि मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप भी थी और एक मैं उनका फ़ैन भी था। आखिरी 3 साल जो मैं जंग में रहा, तो मेरी हर वक्त उनसे मुलाकात भी रही। तो ये प्रोग्राम मैं ऐसा समझें कि बहुत ही अपने दिल के नज़दीक से होकर कर रहा हूँ। तो आएँ, इश्तियाक अहमद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके बारे में शुरू करते हैं। 2013 में मेरी तैनाती ज़िला जंग में हो गई, जहाँ मैं 2016 तक रहा। ये वो दौर था जब 2010 में माज़ूर होने के बाद मैं मुकम्मल सेहतयाबी के लिए कोशां था। मुझे वर्जिश चाहिए थी, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक नॉर्मल इंसान की रूटीन चाहिए थी, जो एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में कतई नहीं होती। हर वक्त भाग दौड़, खाने का बेहंगम शेड्यूल, ज़हनी तफक्रात, यही वो मामलात ज़िंदगी होते हैं जिनकी वजह से पुलिस वाले ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों के ज़्यादा शिकार होते हैं। मैंने अपना तबादला छोटे ज़िले में इसलिए करवाया था कि वहाँ ज़िंदगी की रवानी फैसलाबाद के मुकाबले में कदरे सुस्त है और मुझे अपने लिए सोचने के लिए वक्त भी मिल जाया करेगा। 2010 के बाद किताबें पढ़ने और ढूंढने के शगफ़ में मैं मुब्तला हो चुका था और 2013 से तो मैंने छपना भी शुरू कर दिया था। मेरी जंग में बतौर SHO तैनाती थाना कोट शाकर में हो गई। ये थाना जंग और खुशाब अजला के बॉर्डर पर है। इसकी एक तरफ दरिया चनाब बहता है और दूसरी तरफ थाल का इलाका है जो रेत ही रेत पर मुश्तमिल है। दूर का थाना होने की वजह से यहाँ जुराइम के हिसाब से SHO थोड़ा सा कम मसरूफ़ होता है। मेरी इस थाना की तैनाती के दौरान मेरी कई कहानियाँ कराची के फ़िक्शन, बच्चों की कहानियाँ हैदराबाद के नटखट में छपी। तालीम और तरबियत में तो मैं छप ही रहा था। कुछ माह के बाद जब कोट शाकर से मेरी तैनाती डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के हेड के तौर पर जंग शहर में हुई, तो मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। ये DSP रैंक की जॉब थी, मेरा ऑफिस था, सरकारी गाड़ी मुझे तफवीज़ की गई थी और मखसूस तफ्तीशें थीं। क्योंकि मैं हर रोज़ वापस फैसलाबाद नहीं जा सकता था, लिहाजा पुलिस लाइंस और थाना कोतवाली के बीचों बीच शाहीन गेस्ट हाउस में मैंने मुस्तकिल एक कमरा किराए पर ले लिया। माहाना किराए के हिसाब से लिया जाने वाला ये कमरा नंबर 8 मेरा 3 साल तक मुसलसल घर बना रहा। मेरा क्रिकेट ग्राउंड भी मेरे नज़दीक था। मैं और मेरे ड्राइवर के लिए ये कमरा बिल्कुल मुनासिब रहाइश थी। रात दिन मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस की सर्विस भी मौजूद थी। शाम को अब लिखना मेरी मजबूरी भी बन गया था, क्योंकि मुझे शाम को कोई काम भी नहीं था और मैं तन्हा भी था। मेरी मर्ज़ी का माहौल था और मैं था। ये ऐसे ही था कि किसी सिपाही को उसकी मर्ज़ी के हथियार देकर मर्ज़ी के मैदान जंग में उतार दिया जाए। इन 3 सालों में मैंने बहुत लिखा। ज़ाहिर है इस तन्हाई का यही नतीजा निकलना था। जंग में मैं मुस्तकिल रहने लगा तो तालीम और तरबियत में छपने वाले अब्दुल रशीद फ़ारूकी की तलाश हुई। फ़िरोज़ से उनका नंबर मिल गया तो उनसे मुलाकात भी हो गई। अब्दुल रशीद फ़ारूकी साहब से मुलाकात होती थी तो इश्तियाक अहमद साहब का जिक्र छिड़ता था। मैं अभी ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता था कि उनसे मिलने की तमन्ना करूं, और ना ही मुझे कभी लगा कि अब्दुल रशीद फ़ारूकी उन्हें मिलने के लिए मुश्ताक हैं। लेकिन कब तक? मैंने फ़ारूकी साहब को कहा कि उन्हें मिलना है, लेकिन फ़ारूकी साहब के जवाब से मुझे कुछ यूँ तासर मिला जैसे शायद इश्तियाक अहमद साहब लोगों से मिलने में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन आखिर किसी न किसी तरह हमारी मुलाकात इश्तियाक अहमद साहब से हो गई। वो बहुत सादा तबीयत के थे और बहुत कम गो भी थे। पहली मुलाकात में ज़ाहिर है कि मैं उनकी पाइंती की तरफ अकीदत से बैठा रहा, लेकिन बाद में हम दोस्त भी बन गए, गपशप भी लगने लगी। लेकिन मैंने कभी उनके पलंग की पाइंती नहीं छोड़ी। मैं खुशकिस्मत हूँ, उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3 सालों में जितनी मुलाकात उनकी मेरे साथ रही, किसी और अदीब से नहीं रही। मैं और फ़ारूकी साहब उन्हें मिलकर आए तो चंद दिनों के बाद ख़ुद उनका फ़ोन मुझे आ गया। उनका एक नवासा गुम हो गया था। इस केस में ग़ुलाम रसूल ज़ाहिद साहब, जो कि मेरे डिपार्टमेंट में एडिशनल IG साहब भी हैं, का इश्तियाक अहमद साहब ने कई बार जिक्र किया हुआ था। मैं भी अपने बॉस को जानता था, क्योंकि मेरे दोस्त और भाई बशीर साहब जो फ़ौत हो गए हैं,
वजारत दाखिला के कैबिनेट डिवीज़न में सेक्शन ऑफिसर थे। उनकी वसासत से मैं एडिशनल आईजी साहब को जानता था। अब इश्तियाक अहमद साहब की वजह से एक और निस्बत हो गई। पहले मुझे गुमान था कि वो भी इश्तियाक अहमद साहब के परस्तार होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चों के लिए नज़म और नसर दोनों लिखते हैं, तो रूहानी खुशी हुई। इस केस की वजह से मैं इश्तियाक अहमद साहब के बहुत जल्दी नज़दीक हो गया। आलम यह था कि अगर मैं उन्हें 2-3 दिन नहीं मिलता था तो वो ख़ुद मुझे फ़ोन कर लेते थे कि मियाँ खैर है, आए नहीं। एक दफ़ा चाय पीने से इनकार पर मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी बनाई और फिर यह सिलसिला जारी रहा। मैं 3-4 दिनों के लिए छुट्टी पर फैसलाबाद आया तो उनका मुझे फ़ोन आ गया कि मियाँ, मेरे घर में तो कोई शख्स कॉफ़ी नहीं पीता, ये कॉफ़ी तुम्हारी वजह से ही पड़ी है। तुमने नहीं आना तो मैं पड़ोसियों को दे देता हूँ। तो मैंने उन्हें माजरत करते हुए बताया कि मैं फैसलाबाद आया हुआ था, जिसकी वजह से सलाम नहीं हो सका। मैं उन दिनों नौनिहाल में नहीं छपा था, शायद 1 या 2 कहानियाँ ही छपी थी। मैंने अपनी 3 या 4 कहानियाँ जो नौनिहाल को भेज रखी थी पढ़ने के लिए इश्तियाक अहमद साहब को दी। लेकिन चंद दिन बाद मुझे फसीउल्लाह हुसैनी साहब, जो साथी के एडिटर थे, का फ़ोन आया कि मेरी एक कहानी जो बच्चों के इस्लाम में छपी है, वो तो साथी के सालनामा के लिए मुंतखब हो चुकी थी। मैंने बच्चों का इस्लाम कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन ये उन कहानियों में से एक थी जिन्हें मैं इश्तियाक अहमद साहब को पढ़ने के लिए दे आया था। बल्कि मैंने इसे अपने लिए एजाज़ ही समझा कि उन्हें मेरी कहानी पसंद आई। उन दिनों मेरा तल्लक कराची वाले फ़ारूक अहमद एटलांटिस पब्लिकेशन से बन चुका था और मेरे लिए बहुत खुशगवार हैरत थी कि उनका बहुत करीबी तल्लक इश्तियाक अहमद साहब के साथ भी था। मेरी किताब बारिश और गुलाब की तकरीब रूनुमाई अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में मुनक़्क़द हुई और इस तकरीब की सदारत अताउल्लाह कासमी साहब ने की। इस तकरीब में फ़ारूक अहमद कराची से लाहौर एक फ़्लाइट से तशरीफ़ लाए और दूसरी से प्रोग्राम अटेंड करके वापस रवाना हो गए। इस तकरीब में कोई 133 असाब ने शिरकत की, जिनका बिलवास्ता या बराह रास्त तल्लक बच्चों के अदब से था। लेकिन इस तकरीब की सबसे बड़ी बात इश्तियाक अहमद साहब की शिरकत थी। इश्तियाक अहमद साहब बच्चों की इस तरह की तकरीबात में शिरकत नहीं किया करते थे, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर अपने बेटे नवीद की शादी, जो सिर्फ 2 दिन बाद थी, के दौरान मेरी तकरीब में शरीक होने के लिए जंग से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तकरीब में मैंने चापलूसों की एक टोली को मुसलसल उनके पैरों में लौटते देखा, जिसे मैं पहले अकीदत समझा, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद इन्हीं शुरफा के रवैये ने मुझे बताया कि वो निरी दुनियादारी थी। वो चापलूस तभी मेरे दिल से निकल गए, मेरी नज़रों से गिर गए। मेरी तीसरी और चौथी किताब तज़ीन कहानी और नन्ना अज़दहा इल्म और इरफान पब्लिकेशंस की तरफ से छपी। ये इतनी खूबसूरत किताबें थीं कि जब मैं इन्हें तोहफ़तन इश्तियाक अहमद साहब को देने गया तो वो किताबों की तबाद देखकर बहुत खुश हुए, बल्कि नन्ना अज़दहा खोल कर एक कहानी पढ़ने लगे और फिर मुझे कहने लगा कि शेख साहब, आप तो बड़े अदीब बन गए हो। उन्हीं दिनों कारवान अदब तंजीम की तरफ से उन्हें लाहौर आने की दावत दी गई, जिसे उन्होंने फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। उनके लिए इस तकरीब में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रखा गया था। जब वो लाहौर नहीं आए तो उनकी तरफ से हदायत आई कि मेरा अवार्ड अहमद अदनान तारक वसूल करेंगे। इस तकरीब में मुंतज़मीन ने मेरा अवार्ड गुम कर लिया था। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तब तक खासा लिख चुका था। मुझसे भी जूनियर राइटर्स को मेरे हाथों से अवार्ड दिलवाए गए, लेकिन मेरा अवार्ड मौजूद नहीं था। लेकिन खुदा बहुत मेहरबान है, जिस किसी ने मुझसे हसद करते हुए मेरा अवार्ड उड़ा लिया था, उसके बदले मैंने सबके सामने इश्तियाक अहमद साहब का अवार्ड वसूल किया। यही एजाज़ मुझे दोबारा साथी कराची के अवार्ड में भी मिला और मैंने उनका अवार्ड वसूल किया। उन्हीं दिनों महकमा में भी मेरे लिए एक मसला बन गया। मैंने अपने मातहतों की शिकायत सीनियर ऑफिसर से की, लेकिन ये मातहत नहीं बल्कि माफिया थे। वो शिकायत मुझे उल्टी पड़ गई। इससे पहले कि मुझे लेने के देने पड़ जाते, मैंने अपनी मुश्किल इश्तियाक अहमद साहब को बताई। उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, जिनमें मोहतरम गुलाम रसूल ज़ाद साहब भी शामिल थे, लेकिन उनकी तबीयत ऐसी थी कि वो सिफारिश पसंद नहीं करते थे। लेकिन मुझ पर वो इतना एतमाद करते थे कि मेरे लिए उन्होंने गुलाम रसूल ज़ाद साहब को सिफारिश नहीं की, बल्कि मेरा पूरा मुकदमा लड़ा और इस मामले से मैं मक्खन से बाल की तरह निकल गया। उन्हीं की वजह से आज भी मैं अपने मोहतरम बॉस गुलाम रसूल ज़ाद साहब को सलाम करता रहता हूँ। उन्हें कराची कुतुब मेले में शिरकत के लिए जाना था। इस सफ़र से चंद दिन कबल उनके सीने में दर्द हुई थी और शायद उन्हें पता भी चल गया था कि वो एक ख़तरे की घंटी थी और उन्हें बहुत मामूली सा हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब वो नॉर्मल हो गए तो कराची के सफ़र के लिए निकल खड़े हुए। फ़ारूक अहमद साहब पर वो अंधाधुंध एतमाद करते थे। वो उनके बेटे भी थे, परस्तार भी थे, भाई भी थे और पब्लिशर भी। जिस तरह वो मेरे कहने पर लाहौर तशरीफ़ लाए, उसी तरह फ़ारूक अहमद साहब के कहने पर कराची भी चले गए। उन्हें मालूम था जिस स्टॉल पर बैठकर उन्होंने लोगों को ऑटोग्राफ देने हैं, वो उन्हीं के लिए तो सजाया गया था।
फ़ारूक साहब ने उन्हें बहुत एहतमाम से छापा। अगर 90 की दहाई के कुछ अरसा को देखें तो उनके नावल्स की सेल कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह पब्लिसिटी से और नज़ाकत से फ़ारूक साहब ने उनकी प्रोजेक्शन की, अकीदत की ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। फ़ारूक साहब से पहरों मेरी इश्तियाक अहमद साहब के मुतल्लिक़ बातें हुई हैं, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके जाने के बाद भी। वो फौत हुए तो उनकी किताबों पर यूँ कब्ज़ा जमाने की कोशिश की गई जैसे वो कोई लूट का माल हो। फ़ारूक साहब ने सूरत हाल देखी तो खामोशी से एक जानब हो गए। तभी उनके बेटे नवीद ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली। नवीद इश्तियाक साहब का वारिस है, कानूनन भी, हकीकतन भी और इखलाकन भी। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए नवीद को अदालत का रुख भी करना पड़ा। उनके नावल्स की लूट सेल इस तरह लगी हुई थी कि मुझे भी मोतबर ज़राए से ऑफ़र की गई कि मैं नावल लिखूं इश्तियाक अहमद साहब के नाम पर और उनके किरदारों पर, तो पैसे मुझे मिलेंगे और नाम इश्तियाक अहमद साहब का ही चलेगा। वो आखिरी सांस तक ख़त्म नबूवत के लिए काम करते रहे और मैं उनके सबसे नज़दीक रहा। उनको सारी उम्र मालूम नहीं हो सका कि बच्चों के अदब में लबादे ओढ़कर कैसे कैसे नाग डसने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं तो नो अमूज़ था। इन्हीं गलीज़ नागों ने मेरे मुतल्लिक़ भी हज़रा सुराई शुरू कर दी कि नौज़बिल्ला मैं मिर्ज़ाई हूँ। मैं इश्तियाक अहमद साहब से काम मांग रहा था कि मैं ख़त्म नबूवत के लिए काम करना चाहता हूँ और ये मेरे बारे में बकवास कर रहे थे। मेरी आले औलाद मेरे रसूल पर कुर्बान, मैं लानत भेजता हूँ उन पर जो मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते, और मैं उन पर भी लानत बेशुमार भेजता हूँ जो दूसरों पर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाते हैं। बहरकब इस इल्ज़ाम की वजह से मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नज़दीक हुआ और मैंने नात लिखनी शुरू कर दी। जब वो कराची से आए तो ताबूत में थे। फ़ारूक साहब थे, गुलाम सुलज़ाहद साहब थे, पूरा जंग था, पूरी दुनिया भी, और बच्चों के अदब में कई एक चेहरे वाले लोग भी थे और कई दो चेहरे वाले भी। आज लोग कभी कभार फ़ारूक अहमद साहब के बारे में भी बातें बनाते हैं, लेकिन फ़ारूक साहब इन बातों का जवाब नहीं देते। उन्हें जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं, जब तक हमारे जैसे गवाह हैं जो उनके तल्लुक़ को बखूबी समझते हैं, उन्हें बोलने की क्या ज़रूरत है। इश्तियाक अहमद साहब की फ़िरोज़गंज में एंट्री की कहानियाँ आप सभी पढ़ चुके हैं। तालीम और तरबियत में पहले इंस्पेक्टर जमशेद के ख़ानदान के 6 कारनामे छपे। इन कारनामों से पूरे पाकिस्तान में बच्चों के किरदारों महमूद, फ़ारूक और फ़रजाना की पहचान हुई। ये कारनामों की सीरीज़ बिल्कुल उस अंदाज़ की थी जिस तरह कभी सईद लख साहब की इंस्पेक्टर सईद के कारनामे छपा करते थे, और बाद में फ़िरोज़गंज ने इसे किताबी शक्ल में छापा था। जब उनके कारनामे छपी तो इन्हीं किस्तवार 6 कहानियों पर मुश्तमिल थी और इसका साइज़ बिल्कुल वही था जो इंस्पेक्टर सईद के कारनामे का था। यही महमूद, फ़ारूक, फ़रजाना सीरीज़ बाद में इश्तियाक अहमद साहब की पहचान भी बनी। ये थी जी उनके कारनामे। लेकिन आस्तीन का साम वो पहला नावल था जो फ़िरोज़गंज की तरफ से छपा। ये था जी आस्तीन का साम। इसमें इंस्पेक्टर साहब का नाम है कामरान। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा का एक बेटा भी है जिसका नाम आफ्ताब है और उसे जासूसी नावल पढ़ने का शौक़ है। आफ्ताब और उसका दोस्त आसफ मिलकर इस नावल में इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ रचाई गई एक साजिश को नाकाम बनाते हैं। ये साजिश इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा का गहरा दोस्त सरवर बेग कर रहा होता है। अच्छा नावल था, लेकिन इश्तियाक अहमद का ख़ासा ये था कि वो मुकालमे बहुत ज़्यादा लिखते थे, इसलिए नावल लिखते वक्त उन्हें बड़ी कहानी की ज़रूरत नहीं होती थी। छुपा रुस्तम महमूद, फ़ारूक, फ़रजाना का कारनामा है। ये थी जी छुपा रुस्तम। और इसमें भी आस्तीन का साम का सही नावल का नाम है और वैसे ही हालात भी हैं। इसमें भी सेठ हबीबुल्लाह अपनी तहरीर की वजह से पहचाना जाता है। इश्तियाक अहमद साहब ने फ़िरोज़गंज की तरफ से 4 नावलों पर मुश्तमिल यशोमा सीरीज़ लिखी, जिसे बच्चों में खासा पसंद किया गया। इस सीरीज़ में एक इस्लाम दुश्मन मुल्क ने मुसलमान मुल्कों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बनाया होता है। इस मकसद के लिए उसने जो जा बजा अड्डे बनाए हुए होते हैं उनका कोड नाम सुरख तीर होता है। इस सीरीज़ में इंस्पेक्टर जमशेद से मिलते जुलते ख़ानदान मिर्ज़ा कामरान, इंस्पेक्टर, उनके दोस्त मुनव्वर अली ख़ान और उनके बच्चे आसफ़, आफ्ताब और फ़रत हीरो हैं। इसमें प्रोफेसर जिलानी दवा खाकर ख़ुद को सर्द कर लेता और सब समझते कि वो मर गया है। इसके 4 हिस्से थे, यशोमा और सुरख तीर के कैदी, सुरख तीर का शिकार और सुरख तीर की वादी में। ये इन नावल्स के नाम थे। आइए इनके टाइटल देखते हैं।
ये था जी सुर्ख तीर की वादी में। ये था जी सुर्ख तीर के कैदी। ये था जी योशोमा और सुर्ख तीर। ये था जी सुर्ख तीर का शिकार। विलेट प्राइस की सीरीज़ जंगल एडवेंचर में दूसरे अदीबों की तरह खूनी जंगल का तर्जुमा इश्तियाक अहमद साहब ने किया। ये था जी खूनी जंगल। अंग्रेज़ी में इस नावल का नाम अमेज़ॉन एडवेंचर था। ये कहानी एक शिकारी सौलत मिर्ज़ा की है, जिसके दो बेटे कामरान और अदनान अपने वालिद का उसकी मुहिमों में साथ देते हैं। ये नावल एक्वाडोर से लेकर अमेज़ॉन के सारे इलाके का अहाता करता है। तर्जुमा इश्तियाक अहमद साहब के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो लंबे लंबे मुकालमे लिखने के आदी थे, जबकि अक्सर तर्जुमों में बयानियाँ भी लिखना पड़ता था। लेकिन ये इश्तियाक अहमद साहब की खुदादाद सलाहियतें थीं, जिनकी मदद से वो इसको निभा गए। लेकिन इस खूबी के साथ कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि यह तर्जुमा किसी अनाड़ी अदीब के कलम का शाखसाना है। फिरोज की तरफ से इश्तियाक अहमद साहब का एक नावलेट छपा था, जिसका नाम दूसरी खाला था। ये था जी दूसरी खाला। इसमें अम्मी जान से एक खाला फ्रिज मांग कर ले जाती हैं, जिनकी शक्ल दूसरी खाला से मिलती होती है। इश्तियाक अहमद साहब समेत उनके चारों भाई थाने में रपट लिखवाने जाते हैं, तो थानेदार की शक्ल उनके अब्बा जी से मिलती। आखिर में दूसरी खाला खुद ही फ्रिज घर वापस ले आती। इतनी सी बात पर मज़ाक भी पैदा करना, नावलेट जितनी कहानी बनाना और फिरोज की तरफ से छपना, ये इश्तियाक अहमद साहब का ही कमाल था। जब फिरोज की तरफ से 1-1 रुपया की इंतहाई खूबसूरत किताबें छपी, तो उनमें 2 किताबें बोतल का जिन और नीलम हीरा इश्तियाक अहमद साहब की कलम से थीं। ये थी जी बोतल का जिन। ये थी नीलम हीरा। बोतल का जिन में 3 दोस्तों को एक बोतल मिलती है, जिसको खोलने से इसमें एक जिन निकल आता है, जो हर वक्त रट लगाता है कि उसे कोई काम बताया जाए। तो इस बात से मज़ाक पैदा किया गया है। मुझे ये एहसास कई दफ़ा शिद्दत से होता है कि काश इश्तियाक अहमद साहब ने इतने जासूसी नावल लिखने की बजाय मज़ाक और एडवेंचर ज़्यादा लिखा होता, तो इससे भी कहीं ऊंचे मुकाम पर होते। बोतल का जिन की कहानी एनड ब्लाइटन की एक कहानी से मिलती है, सिर्फ इख्तिताम फ़र्क है। नीलम हीरा एक मखसूस बादशाहों की कहानी थी, जिनकी जंगें नीलम हीरा की वजह से होती हैं। लेकिन बादशाह का वलीअहद इस हीरे से दस्तबारी बरदारी का ऐलान कर देता है, ताकि जंगों में मज़ीद लोग काम ना आ सकें। इस तरह की कहानियाँ बच्चों की दुनिया जैसे रसाइल से मंसूब होती थी। ये कहानी भी इश्तियाक अहमद साहब ने अपने मिजाज के ख़िलाफ़ लिखी। भाईजान की तलाश भी तकरीबन इसी साइज़ की किताब थी। ये थी जी भाईजान की तलाश। इसमें लड़कों के भाईजान की आदत होती है कि वो सुबह सवेरे उठकर बाकी भाइयों को जगाते हैं, लेकिन उस सुबह वो घर में कहीं नहीं मिलते। आसपास पड़ोस में पता किया जाता है, लेकिन सब देखते हैं कि घर से बाहर कोई नहीं गया, क्योंकि कुंडी अंदर से लगी होती है। आखिर घर में पुलिस आती है, तब कहीं जाकर भाईजान गुस्ल खाने से बरामद होते हैं। क्योंकि लड़कों में से किसी को रात नल बंद करना याद नहीं रहता, तो उनका पाँव फिसल जाता है और वो बेहोश गुस्ल खाने में पड़े रहते हैं। आम सी कहानी को इश्तियाक अहमद साहब ने लिख कर ख़ास बना दिया। मेरे ख्याल में सोने की किताब की कहानी इश्तियाक अहमद साहब की फिरोज की तरफ से छपने वाली सारी कहानियों से बेहतर है। ये था जी सोने की किताब।
बहुत खूबसूरत प्लॉट है जिसमें उन्होंने जो कारनामा लिखा वो पूरे ख़ानदान ने मिलकर अंजाम दिया। घर से शुरू होकर बात दूसरे मुल्कों और पुलिस तक जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से इस मकान जिसका कहानी में ज़िक्र है वही मकान है जिसके लिए इश्तियाक अहमद बहुत मेहनत करते रहे और आखिर खुदा की राह में दे दिया। फिरोज़ साहब की तरफ से इश्तियाक अहमद साहब का एक और नावल इंडोनेशिया का हवा छपा, जिसमें कहानी के ताने बाने इंडोनेशिया के गैंगस्टर जोफियानो से मिलते जुलते थे। ये था जी इंडोनेशिया का हवा। शेख गुलाम अली सन्स की तरफ से इश्तियाक अहमद साहब के नावल्स की लंबी लाइन है, जिसमें से अलादीन का चिराग और हम मुख्तलिफ नावल था। ये था जी अलादीन का चिराग और हम। अगरचे इसकी कहानी आजकल की मशहूर अंग्रेज़ी फ़िल्म मास्क से मिलती जुलती थी, अगरचे इश्तियाक अहमद साहब परियों और जिन्नों की कहानियाँ नहीं लिखते थे, लेकिन कभी कभार कहानी के हीरो का ख्वाब में जिन्नों और परियों से मिलना भी अच्छा लगा, जैसा कि नीलम हीरा में हुआ था। असल में ये सारे अदीब जब कहानियाँ लिखते थे तो फिरोज़ सन्स की भी चंद फरमाइशें होती थी, जिन्हें काम समझकर इन अदीबों को कबूल करना पड़ता था। इन थोड़े से मुख्तलिफ़ नावलों की शेख गुलाम अली सन्स की तरफ से एक कितार बंध गई, एक के बाद एक नावल। आइए मैं इन सब की लिस्ट नाम भी बताता हूँ और फिर इनके टाइटल दिखाता हूँ। नाम सुन लें: फ़र्ज़ी चोर, बेआवाज़ धमाके, पुरसरार बूढ़ा, 5 कदम पर मौत, जहरीले चॉकलेट, भूत का शिकार, तोते की मौत, बेताज बादशाह, बिल्ली का खौफ, मौत का जजीरा, तहखाने का राज, हातम का बाप, तिजोरी का चोर, गोलियों की वबा, खूनी साइंसदान, पार्सल में बम, पुरसरार पटाखे, अनोखी चोरी, पुरसरार ख़त, हवेली जेल से फ़रार, स्याह भेड़िया, बावर्ची खाने में लाश, जंगल में कारनामा और हवेली के ख़त जैसे नावल शामिल थे। मैं इनके टाइटल आपको दिखा देता हूँ। ये है जी फ़र्ज़ी चोर। ये है जी बेआवाज़ धमाके। ये था पुरसरार बूढ़ा। ये था जी 5 कदम पर मौत। ये है जी जहरीले चॉकलेट। भूत का शिकार। तोते की मौत। बेताज बादशाह। बिल्ली का खौफ। मौत का जजीरा। तहखाने का राज। हातम का बाप। तिजोरी के चोर। गोलियों की वबा। खूनी साइंसदान। पार्सल में बम।
पुरस्कार पटाखे, अनोखी चोरी, पुरस्कार खत, जेल से फरार, स्याह भेड़िया, बावर्ची खाने में लाश, जंगल में कारनामा, हवेली का खत, ये उन नावल्स की फहरिस्त है जो मेरे पास मौजूद हैं। इन दो इदारों यानी फ़िरोज़चंद और शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स के अलावा इश्तियाक़ अहमद साहब ने 1000 किताबों से ऊपर लिखा। कैसा लिखा? इतने नावल लिखने के बाद ना तो मैं ये सवाल इस मज़मून में रख सकता हूँ और ना ही मौरख़ कभी रख सकेगा। वो इन बैरियर्स से आगे जा चुके थे। 1000 नावल्स के लिए कहानियों के प्लाट सोचना ही इतना काम है। इसमें इतने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि आम अदीब तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो 80 की दहाई से घरों में लिया जाने वाला आम नाम बन गए थे। घरों में कोई ना कोई उनका शदाई ज़रूर होता था। हमारे अपने मोहतरम मेराज सादत की वालदा मोहतरमा बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और अंग्रेज़ी पढ़ाती थी। वो मोहतरमा अल्ताफ़ फ़ातिमा जो मुल्क की मशहूर नावल निगार थी की शागिर्द थी। उन्हें भी इश्तियाक़ अहमद की इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ बहुत पसंद थी। हालांकि इंस्पेक्टर कामरान और शौकी सीरीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सांदा में इश्तियाक़ अहमद साहब के अजीज़ अंजम साहब रहा करते थे। उन्हें दिल की तकलीफ़ हुई तो क्योंकि डॉक्टर साहब की याद अल्लाह इश्तियाक़ अहमद साहब से पहले की थी, तो इश्तियाक़ अहमद साहब ने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो अंजम साहब को डॉक्टर महराज के दोस्त डॉक्टर नदीम साहब को दिखाया गया और उन्होंने अंजम साहब का इलाज किया। इश्तियाक़ अहमद साहब की डॉक्टर साहब की अम्बों वाली कोठी पर जब इश्तियाक़ साहब तशरीफ़ लाए और डॉक्टर साहब ने उन्हें घर आने वाले मेहमान के बारे में बताया और डॉक्टर साहब ने अपनी वालदा को घर आने वाले मेहमान के बारे में बताया तो ख़ुद इश्तियाक़ अहमद साहब से मिली। इश्तियाक़ अहमद साहब के ख़ानदान से डॉक्टर साहब के ख़ानदान से तल्लुकात रहे और आज भी हैं। और इश्तियाक़ अहमद साहब ने भी बड़ी मसरत का इज़हार किया कि इतने पढ़े लिखे लोग उनके काम के शायक हैं और सराहते हैं। उनके इस शुक्र करने की वजह थी। आगे मैंने 2 हस्तियों यानी एडिशनल आईजी साहब ग़ुलाम रसूल ज़ाहिद और डॉक्टर महराज सादत की वालदा का जिक्र किया जो उनकी तहरीरों के परस्तार थे। इसी तरह एक दिन में उनकी बैठक में अपनी मखसूस जगह यानी पाइंती की तरफ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक फ़ौजी एजाज़ी शील्ड दिखाई। मुझे उनका नाम भूल गया लेकिन कोई जनरल साहब भी उनके मद्दाह थे जिन्होंने उनको जनरल हेडक्वार्टर में बुला भेजा। पूरे फ़ौजियों को उनका तारफ़ करवाया, उनसे बातें की, उन्हें बताया कि उनके कितने बड़े परस्तार हैं और फिर नहायत इज़्ज़त से वापस भेजा। मैंने जानबूझकर मकतबा इकरा और मकतबा इश्तियाक़ की तरफ से छपने वाले तकरीबन 850 नावल्स का जिक्र इस मज़मून में नहीं किया क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता था। दूसरा, इन मज़ामीन में अदीबों का वो काम ही ज़ेर बहस है जो ऊपर बताए गए 2 अदारों की तरफ से किया गया था। मैंने आगे भी इस बात का तज़किरा किया था कि जासूसी नावल्स के अलावा उन्होंने बहुत अच्छा मज़ाह लिखा। मुझे उनकी वो सीरीज़ बहुत पसंद है जिसमें उन्होंने पुराने किरदारों की आदात तब्दील करके लिखा। इसका आइडिया शायद उन्होंने ए हमीद साहब की गरीब हमज़ा से लिया हो सकता है। इन किताबों के नाम थे कंजूस हातमताई, अली बाबा एक चोर, 2 दफ़ा का जिक्र है और गरीब बादशाह वगैरह। ये 2 स्पेसिमन तो मैं दे रहा हूँ आपको, वो जो 850 नावल मकतबा इश्तियाक़ की तरफ से लिखे, ये उनके टाइटल्स हैं। ये देख लें, हाथ की तलाश, और ये है जी वो मज़ाहिया सीरीज़।
गरीब बादशाह। इश्तियाक अहमद साहब की बेतहाशा किताबें फ़िरोज़ की तरफ से छपने वाली थी, लेकिन बाद में नहीं छपी। इस बारे में मैंने कभी इश्तियाक अहमद से नहीं कुरेदा। इन किताबों के नाम थे मुजरमाना कदम, आग ही आग, दोहरा रूप, चाय का कप, हातम का बच्चा, रीशनुमा आदमी, तस्वीर की धमकी, अंधा जुल्म, मौत का तजर्बा, हंगामों का शहर, मुल्क का दिमाग, जासूस आंखें, साजिश का शिकार, शीशे का बॉक्स, मोनाका के कैदी, मकार प्लस मकार, इसके 2 हिस्से थे। इन किताबों के सरवर्क भी फ़िरोज़ की फ़हरिस्त हाय कुतब में दिए जाते रहे, लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन इसका फ़र्क फ़िरोज़ को पड़ सकता है, इश्तियाक अहमद साहब मरहूम को नहीं। तो ये थी मेरी यादें इश्तियाक अहमद साहब के बारे में, ये मेरी पर्सनल शेयरिंग थी। आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकॉन जो है बेल उसको दबाएं और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।